I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Pune. Today, we will study about the molecular orbital theory. अणु कक्षक सिद्धांत किसे कहते हैं। इससे पहले बीबीटी के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। हमने डिफरेंट बॉन्डिंग पढ़ी है, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो ये सारी जो केमिकल बॉन्डिंग थी, इसको सबसे पहले बीबीटी के थ्रू यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के मतलब हिसाब से समझाया गया था, और वो काफ़ी हद तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्सेसफुल भी हुई थी, पर कुछ बातें जो हैं उसमें शॉर्टकमिंग्स उसकी रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए फिर एमओटी जो थ्योरी है आई। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हमारी वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कहते हैं कि जो अगर हम एटम्स लेते हैं, जो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है, और वो आपस में ओवरलैप करके जो है मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अगर हमारे पास दो एटम ए और बी है तो जो हमारा मॉलिक्यूल का निर्माण ए बी हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी जो घनत्व है वो इन दोनों के मध्यम में जो है ज़्यादा होगी, और इसमें न्यूक्लियस और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका जो है आइडेंटिटी उनकी रहेगी, केवल इलेक्ट्रॉन की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब इन दोनों के बीच में उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा और बंध का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी केवल आइडेंटिटी यूज करी है, न्यूक्लियस और ऑर्बिटल ने नहीं करी है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये यूनिसेंट्रिक है। ठीक है, यूनिसेंट्रिक है, यानी कि न्यूक्लियस का मतलब जो वो था आइडेंटिटी वो खत्म नहीं हुई, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है बॉन्डिंग जो हो रही है वो मतलब उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये यूनिसेंट्रिक है और इलेक्ट्रॉन इसमें लोकलाइज्ड है। ठीक है, अब जब वीबीटी थ्योरी दी गई तो उसमें माना गया कि भाई तीन बातें अगर हैं तो वो जो है वीबीटी थ्योरी को मतलब इस हिसाब से ओवरलैपिंग होके मॉलिक्यूल बन सकता है। पहला कि हमारे जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के केस में 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, उनकी जो है ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। तो अगर 1s से करेगा 2s से, जिनकी एनर्जी जो है सेम है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो ही जाके फिर पेयरिंग करते हैं, और स्पिन्स जो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट स्पिन के वो होते हैं। तो अगर बीबीटी ने कहा कि अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ वेव फंक्शन होगा शायद, तो अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका जो प्रायिकता घनत्व है, अगर वो हम देखते हैं तो ये हमारे जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे शाई 1 और शाई 2 है ना, इनका जो प्रायिकता घनत्व है वो शाई स्क्वायर है। तो ये आपका जो है ये शाई 1 है, ये शाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने ओवरलैपिंग करी तो ये जो रीजन है ये ओवरलैपिंग वाला रीजन है। ठीक है, तो हम अगर इस ओवरलैपिंग वाले रीजन को इस प्रकार से दिखाएं तो यहाँ पे इस रीजन में जो घनत्व है इलेक्ट्रॉन का वो सबसे अधिक होगा, और जो है ये शाई 1 स्क्वायर प्लस शाई 2 स्क्वायर हमारा इसका दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करके शाई 1 स्क्वायर प्लस शाई 2 स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, तो वीबीटी की जो थ्योरी है उसमें हमने क्या पढ़ा, वीबीटी ने कहा कि दो एटम्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और जब वो ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उनके एक तरह से मध्य में सबसे अधिक होती है, और बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमको एमओटी देखनी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वीबीटी जो है वो काफ़ी हद तक बॉन्डिंग को समझा पाई, और फिर भी उसमें कुछ कमियां रही। क्या कमियां रही, जैसे उन्होंने कहा वीबीटी के अनुसार जो है वो क्या था
कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उन्होंने कहा वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है, मतलब उसका मैग्नेट से कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, पर वास्तव में वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसका मैग्नेट से अट्रैक्शन होता है। तो ये जो एक मतलब कमी पाई गई इस थ्योरी की कि वो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं समझा पाया। दूसरा, ये वीबीटी ने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। पर ये पाया गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी होता है और वो MOT समझा पाए। इसी तरह से हम H2, H2+ है ना, इन सब की हमने बॉन्ड ऑर्डर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम स्टेबिलिटी अगर हमसे पूछी जाए तो स्टेबिलिटी भी हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, पर अगर हमसे उनका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो वो हम वीबीटी के अनुसार जो है नहीं निकाल पाए। तो इन सब कमियों को पूरी करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। अब बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हम क्या कहते हैं कि आपके दो अगर एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स जो है वही उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है सिचुएटेड हैं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती, ये आपस में मिलकर क्या दे देते हैं, ये आपस में मिलकर जो है वो लीनियर कंबाइंड कॉम्बिनेशन से हमको 2 ऑर्बिटल्स दे देते हैं, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर ये मतलब प्लस प्लस साइन एक ही साइन के हैं तो ये हमको बॉन्डिंग ऑर्बिटल देंगे, और ये अगर अलग अलग साइन के हैं तो आपको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देंगे। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों मिलके, दोनों की जो न्यूक्लियस है A और B, तो ये अगर A और B न्यूक्लियस यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आज़ाद है, वो A और B न्यूक्लियस के मध्य जो है कहीं भी वो घूम रहा है, तो ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और यदि यहाँ पे बॉन्ड जो आपका नोड आ गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो गई, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो बिल्कुल खत्म हो गई, तो उस केस में हम इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसमें कि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, नोड आ गया। तो बच्चों, 2 चीज हम पढ़ते हैं, एक तो ऑर्बिटल और एक नोड। तो ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और नोड जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। तो इस तरह से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है घनत्व सबसे अधिक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे वीबीटी में तो हमने कहा था बस इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने ही अपनी आइडेंटिटी जो है खत्म करी थी, पर न्यूक्लियस की, ऑर्बिटल की, उनकी पहचान वैसी की वैसी थी। जबकि यहाँ हम कह रहे हैं कि वो 2 जो एटॉमिक ऑर्बिटल शुरू में थे वो जो है बिल्कुल एक तरह से उनका चेंज हो जाता है सिस्टम, और वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमको देते हैं। तो ऑर्बिटल्स भी अपनी पहचान जो है वो खो देते हैं, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब आपके पास जब 2 ऑर्बिटल्स बन गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल में जाएगा जहाँ की एनर्जी जो है कम है, जो स्टेबल चीज़ है वहाँ पर वो जाएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये आपका MOT जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कब होगा, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिल रहे हैं उनकी या तो इक्वल एनर्जी हो या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी हो, है ना। इक्वल एनर्जी अगर 1s है तो इक्वल एनर्जी होगी। सपोज 1s मतलब 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो दोनों का 1s बिल्कुल सेम है, एनर्जी सेम है। पर अगर सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो उसमें जो उनकी 1s में जो हल्की सी एनर्जी डिफरेंस होगा वो हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर या तो इक्वल एनर्जी या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। दूसरा, पर ये नहीं है कि S जो है वो P के साथ करेगा, है ना, जैसे इसमें वीबीटी में था। अब यहाँ पर SP खत्म हो गए, यहाँ पर MOT में क्या आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिटल्स हम पढ़ेंगे सिग्मा और पाई। तो सिग्मा सिग्मा के साथ करेगा और पाई पाई के साथ करेगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं, एक तो बॉन्डिंग,
एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। और हम कहते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 हो रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और उनकी आपस में सिमेट्री क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, और उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, तभी वो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन उनमें होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब हम इसको, अगर हम इसका साई स्क्वायर जो कि हमारा प्रायिकता घनत्व है, इसको हम देखना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर बॉन्डिंग केस है साई1 प्लस साई2 स्क्वायर केस है, दोनों अगर लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो साई स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, साई1 स्क्वायर प्लस साई1 प्लस साई2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनका जो है वो क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे साई1 माइनस साई2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा हम देखें कि ये जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो इनकी हम फिलिंग कैसे करेंगे। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो उनमें भी फिलिंग आप इलेक्ट्रॉन्स की किस प्रकार से करते हो, आप इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। तो सबसे पहले तो बेटा हम मानते हैं कि जैसे बीबीटी में अगर हम देखें कि हमारा जो है नाइट्रोजन एटम है ना, उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 3 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि MOT के हिसाब से क्या होगा, तो MOT के हिसाब से हमारे सिग्मा और पाई और डेल्टा ऑर्बिटल्स जो है वो बनते हैं। हम डेल्टा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, सिग्मा और पाई जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनमें जिस प्रकार से इधर फिलिंग होती है, इनमें भी सिग्मा सपोज 1s है, सिग्मा 1s आपका स्टार हो गया, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार हो गया, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनमें फिलिंग होती है, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py स्टार और फिर सिग्मा 2pz स्टार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम फिलिंग जो है इस प्रकार से करते हैं, पहले 1s के ऑर्बिटल में जाता है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बना देते हैं, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है वो, इसकी एनर्जी मोर है, इसकी लेस है, क्योंकि ये जो है आपका स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 आपका जो है, तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग को हम किससे दिखाते हैं, स्टार से दिखाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आपको बताया कि जो आपने बीबीटी में ऑर्बिटल्स देखे थे वो sp-df, कौन से ऑर्बिटल्स देखे थे हमने, sp-df, s जो है सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब सिंगल होता है, p जो है ट्रिपली होता है, d जो है वो 5 में बटा होता है और f जो है वो आपका 7 होते हैं ऑर्बिटल्स उसमें। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि MOT के अंदर हमारे अलग ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब बच्चों आगे हम देखें कि ये जो फिलिंग है इसके लिए हम बताते हैं आपको कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे बन गए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उनमें जो फिलिंग हो रही है
तो वो 3 प्रिंसिपल्स हमारे उसमें काम आते हैं। एक तो ऑफ वेव प्रिंसिपल, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो जो हमारा ऑर्डर होता है वो ऑफ वेव प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एनर्जी जो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम अपनी लिखते हैं, है ना। तो जैसे आपने उसमें बीबीटी में लिखा था 1s 2s 2p 3s 3p, तो यहाँ पे क्या था, आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये 1s है, फिर ये आपका 2s है ना। तो अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हमारे आ जाते हैं 2s के साथ, फिर आपका 2p यहाँ पे फिल हो जाता है, फिर आपका थर्ड शेल आ जाता है 3s 3p और फिर 3d, है ना। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो हम मानते हैं कि एमओटी में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सिग्मा और जो पाई हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी हम फिलिंग जो है एनर्जी के हिसाब से ही करेंगे। दूसरा बच्चों प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऑर्बिटल में, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो उनकी जो है स्पिन क्या हो जाती है, उनकी स्पिन जो है ऑपोजिट रहती है। ये हमारा पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। और तो ये यहाँ भी फॉलो होता है, ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। और तीसरा हमारा होता है हुंड्स रूल। क्या होता है? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बच्चों क्या कहता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? हुंड्स रूल कहता है कि अगर सपोज हम p ऑर्बिटल लें और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, तो सबसे पहले वो इस प्रकार से फिलिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाद में फिर जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है फिल होता है, ठीक है। तो इसमें भी इसी प्रकार से होगा कि आपका सिग्मा में और पाई में फिलिंग जो है इस प्रकार से ही हम करेंगे। चौथा जो नियम होता है n+l रूल, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे एमओटी में, उसमें ये सारे नियम जो हैं इनके हिसाब से ही हम करेंगे। ठीक है। अब हम आगे देखें कि हमारे पास जो है 1s A और B, हमारे पास 2 ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 1s A 1s B, यहाँ पे जो शाई है इसका वो शाई A और शाई B है। और ये दोनों जब मिलेंगे आपस में इनफाइनाइट से एक जो है मिनिमम दूरी पर आएंगे, तो 2 बॉन्ड्स का निर्माण ये करेंगे, एक तो बॉन्डिंग और एक आपका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका, ये है शाई A प्लस शाई B, ये हो जाएगा शाई A माइनस शाई B, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देखा है कि अगर ये इनका कॉम्बिनेशन होता है प्लस तो ये निर्माण करते हैं, और अगर ये माइनस करते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी इस प्रकार से होती है। अब हम कहते हैं कि यानी कि जो हमारा शाई है वो क्या हो गया, शाई एमओ क्या हो गया, C1 शाई 1 या शाई A प्लस C2 शाई B, ठीक है। तो यहाँ पर जो C1 और C2 जो है ये क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं, और इनका मान जो है वो किस हिसाब से होगा कि जो शाई एमओ जो है उसका लेवल, एनर्जी लेवल जो है वो
मिनिमम हो, उस हिसाब से हमको ये मिक्सिंग कोफिशिएंट्स उनका जो है मान निर्धारित होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो 1 2 3 4 n हैं, तो जो हमारे पास शाई उनके लिए हो जाएंगे शाई 1, शाई 2, शाई 3, शाई 4, और हमारे पास जो शाई l हो जाएगा जो हमारे पास शाई l हो जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा समीशन i इज इक्वल टू 1 to n ci शाई। ठीक है, तो और जो टोटल MO हो जाएगा शाई का, वो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। अब हम अगर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वो A के पास है, तो हम कहते हैं कि वहां पर C1 का मान 1 हो जाएगा और C2 का मान 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर B के पास है तो वहां पे C2 का मान 1 हो जाएगा और C1 का मान 0 हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि जब और अगर दोनों हमारे समान हैं, हमारा जो शाई A आपका 1s और 1 या शाई A और शाई B आपका समान है, दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो समान हैं, तो हम कहते हैं C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर, यानी कि C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C। तो अगर सेम साइन के हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम साइन के हैं, तो क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास एक बड़ा ऐसे मिक्सिंग हो जाएगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और हमारे पास ये ऑर्बिटल, तो ये किसकी वजह से बना, यानी कि वो सेम फेज में है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं, अब इसमें माइनस माइनस भी हो सकता है ना, और अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं तो वहां पर आपका जो है ये क्या हो जाएगा, कंबाइन करके ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों हमने देखा कि हम टोटल शाई, हमारे अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग एटम हैं हमारे पास जो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उनके जितने भी हमारे एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिलेटेड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सब कंबाइन करके, लीनियरली कंबाइन करके, वो हमको उतने ही, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है उतने ही MO ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। अब अगर हम क्या देखें, अब अगर हम देखें कि भाई इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों एटम्स जो मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो किस प्रकार का ग्राफ दिखता है, ये अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन है, तो हमको इस प्रकार का ग्राफ जो है वो दिखता है, मिलता है। ये जो दूरी है ये हमारी R0 दूरी है, तो A, B और C ये तीन जो है हमको मिलते हैं वेरिएशंस। पहला वेरिएशन जो A है
ये हमको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से उनकी जो डिस्टेंस है आपस में उनका और एनर्जी का जो हमको वेरिएशन मिलता है वो बताता है। बी जो है वो हमारा क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस न्यूक्लियस है उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो हमको जो एनर्जी वेरिएशन मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है। और ये जो टोटल इन दोनों का जो टोटल है, जो टोटल हमको चेंज मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, सी, यानी कि इस प्रकार से हमको ये मिलता है ना। तो इसमें R0 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, दोनों एटम्स जो हैं वो इनफाइनाइट से एक मिनिमम दूरी R0 पर आ जाते हैं तो वहाँ पर बॉन्डिंग होती है, बंध का निर्माण होता है और मॉलिक्यूल बनता है। पर अगर इससे कम दूरी हुई तो क्या होगा, अगर R0 से कम दूरी हुई तो वहाँ पर रिपल्शन जो है वो भारी हो जाएगा, रिपल्शन मेन हो जाएगा और फिर बॉन्डिंग जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो एक मिनिमम डिस्टेंस R0 होना चाहिए। उस टाइम जो एनर्जी होती है उसका मान जो है वो क्या हो जाता है, E0, और ये जो है वो मिनिमम एनर्जी है। ठीक है। आप बच्चों अगर हम यही ग्राफ अपना किसके लिए देखें, ये तो हमारा बॉन्डिंग के लिए था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर देखते हैं तो हमारा किस प्रकार से वेरिएशन होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो वो हमें जो है वो इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से वो हमको मिलता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी R0 की वैल्यू नहीं आती जहाँ एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाए। तो ये हमारा जो है B है, ये A है और ये C। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक मिनिमम डिस्टेंस पे मिनिमम ऊर्जा का मान प्राप्त होता है जबकि वो कंबाइन आपस में करते हैं। तो बच्चों अब आगे हम MOT में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं MOT में सिग्मा और पाई, उनका निर्माण कैसे होता है और आगे फिर हम कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। थैंक यू।